हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर। मैंने अभी जेआरएफ क्लियर किया है दिसंबर वाले एग्ज़ाम में 2024 के। इसमें मैंने 99.872 परसेंटाइल स्कोर किए हैं और मैंने पेपर वन में 40 मार्क्स स्कोर किए हैं। और इस चैनल के बारे में मैं बता दूं, इस चैनल पे मैं पूरा पेपर वन पढ़ाने वाला हूँ। अभी हम लोग यूनिट वन का पढ़ रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसके ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ। और अगर आपने उन 2 लेक्चर्स को नहीं देखा तो प्लीज़ उन 2 लेक्चर्स को देख लीजिए, ताकि ये लेक्चर आप अच्छे से पढ़ पाएँ, अच्छे से तैयार कर पाएँ। ठीक है, तो ये लेक्चर 3 है और लेक्चर 3 का नाम है, टॉपिक का नाम है टीचिंग मॉडल्स, मेमोरी एंड मेटाकॉग्निशंस। ठीक है, तो बात करते हैं टीचिंग मॉडल्स पे। तो टीचिंग के 3 मॉडल्स हैं, बेसिकली 3 मॉडल्स है, जो कि एक स्टूडेंट के टीचिंग के भी 3 मॉडल्स है और एक तरीके के लर्नर जो है वो उसका स्टेज दिखाता है। जैसे 3 मॉडल्स हो गए, पेडागोगी, एंड्रोगोगी एंड हेडागोगी। सिंपल टर्म्स में बात करें, पेडागोगी जो है, तो चाइल्ड जो लर्न करता है उसको, स्कूल गोइंग स्टूडेंट जो है वो लर्न करता है उसको एंड्रोगोगी, मतलब एक कॉलेज गोइंग या फिर वर्क प्लेस पे जो इंसान है। और हेटागोगी जो एक रिसर्चर करता है या फिर कोई एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन करता है, उसको हेटागोगी कहते हैं। तो जैसे जैसे एज बीतता जाता है वैसे वैसे ही ये टीचिंग का मॉडल या फिर लर्निंग का मॉडल चेंज होता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टेज होती है, सबसे पहला जो मॉडल होता है वो है पेडागोगी। पेडागोगी में लर्निंग जो होता है वो टीचर सेंटर्ड रहता है। ठीक है, टीचर जो है वो कंट्रोल करता है लर्निंग प्रोसेस को, जबकि स्टूडेंट जो है या फिर जो लर्नर है वो सिर्फ फॉलो करता है टीचर के इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हम ले लेते हैं, प्राइमरी स्कूल में अगर कोई टीचर है वो एक्सप्लेन करता है मैथमेटिक्स को या फिर मल्टीप्लाई टेबल्स टेबल्स पढ़ाता है। ठीक है, और उसका एक्सरसाइज कराता है, प्रैक्टिस कराता है, ताकि बच्चे याद कर लें, मेमोराइज कर लें और उसको समझ पाए। वो टीचर सेंटर ही है। उसके बाद बात करते हैं एंड्रोगॉगी पे। एंड्रोगॉगी जो होता है वो एडल्ट लर्निंग पे फोकस करता है। और इसमें टीचर जो होता है वो फैसिलिटेटर होता है, मतलब लर्नर खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि अपने एजुकेशन के बारे में खुद ही से पढ़ना है, खुद सारी चीज़ें करना है, इंगेज करना है लर्निंग प्रोसेस को। लेकिन जो टीचर होता है इसमें एक फैसिलिटेटर काम करता है, फैसिलिटेट करते हैं, कभी गाइड करते हैं उसको। एंड्रोगॉगी ये होता है। उसका एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, इन अ वर्क प्लेस ट्रेनिंग सेशन एम्प्लॉयज डिस्कस अ केस स्टडी इन ग्रुप गाइडेड बाय अ मेंटर हु हेल्प्स देम एनालाइज एंड फाइंड सॉल्यूशंस। मतलब कि एक वर्क प्लेस में किसी ट्रेनिंग सेशन में एम्प्लॉय जो है वो केस स्टडी डिस्कस कर रहा है ग्रुप में, मेंटर उसको गाइड किया हुआ है, गाइड करके हेल्प किया हुआ है ताकि वो एनालाइज करे और सोल्यूशन फाइंड कर सके। ठीक है, अब बात आती है हेटागोगी की, जो कि एक हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग कह सकते हैं। हेटागोगी एम्फेसाइज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। इसमें सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होता है। इसमें लर्नर जो होता है वो अपना गोल को आइडेंटिफाई करता है, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करके देखता है। मिनिमल गाइडेंस होता है उसमें टीचर का, बहुत मिनिमल गाइडेंस होता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा कि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो लर्न करता है डिजिटल मार्केटिंग, ताकि रिसर्च कर सके, बाकी खुद से रिसर्च करके ऑनलाइन कोर्सेज को, ब्लॉग्स पढ़ के, एक्सपेरिमेंट करके, स्ट्रेटजीज इंडिपेंडेंटली अपना के। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये एक चार्ट है, डायग्राम है पेडागोगी, एंड्रोगोगी और हेटागोगी का। धीरे धीरे देखिए, पेडागोगी में टीचर लेड है, एंड्रोगोगी सेल्फ डायरेक्टेड है और हेटागोगी में सेल्फ डिटरमाइंड है। ठीक है, और जैसे जैसे ये स्टेज बढ़ता है, जैसे वैसे वैसे ऑटोनॉमी जो है, तो खुद का जो सेल्फ है, सेल्फ बिल्डिंग जो है वो इंक्रीज होता जाता है। मतलब कि हेटागोगी में जो ऑटोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा होगा लर्नर पे। ठीक है, वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा उस समय, बहुत कम मिनिमल डिपेंडेंट, सबसे कम डिपेंडेंट रहेगा वो हेटागोगी में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट कब रहेगा? पेडागोगी में। पेडागोगी आप पीडियाट्रिक्स से याद रख सकते हैं, पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों का रिलेटेड पेडागोगी होगा। एंड्रोगोगी एडल्ट एंड्रोगोगी उससे रिलेटेड है, और हेटागोगी तो हो जाएगा, अब ये दो हो जाएंगे तो। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट मेमोरी। ठीक है, मेमोरी इज़ द एबिलिटी ऑफ रिकॉलिंग पास्ट एक्सपीरियंस एंड इन्फॉर्मेशन, मतलब पास्ट के एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन को याद करना दोबारा, इसको हम लोग मेमोरी कहते हैं। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है लर्निंग, दूसरा रिटेंशन, तीसरा रिकॉग्निशन, चौथा रिकॉल। ठीक है, तो लर्निंग तो ये हो जाएगा कि अंडरस्टैंड करना, कोई चीज़ अंडरस्टैंड करना और उसके से एसोसिएशंस बना देना। जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो याद करता है हिस्टोरिकल डेट्स को और उसको लिंक करता है कुछ इवेंट्स के साथ। ठीक है, जैसे 1526 उसको याद करना है, 1526, तो वो लिंक करेगा उस चीज़ को कि उसमें बाबर ने, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, बाबर ने एक वॉर लड़ी थी।
ठीक है। बाबर ने एक वॉर लड़ी थी उससे 1526 में। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट होता है रिटेंशन। तो रिटेंशन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन द माइंड, रिटेन करना, कोई चीज़ रिटेन करना, मतलब इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना दिमाग के अंदर। ठीक है। जिसमें इसका एग्जांपल हो जाएगा कि एक आदमी जो है वो रेसिपी को याद करता है अपने फेवरेट डिश को, ताकि उसको बार बार बना सके। ठीक है। एंड तीसरा कंपोनेंट होता है रिकॉल। रिकॉल में भी रिट्राइव किया जाता है स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को। ठीक है। मतलब उस इन्फॉर्मेशन जो स्टोर किया है उसको फिर से अपने पास लाना। ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा एक स्टूडेंट जो है वो आंसर करता है क्वेश्चंस को एग्जाम में बाई रिकॉलिंग जो पढ़ा हुआ है। कोई एग्जाम देने गया है तो फिर आंसर्स लिखेगा तो वो रिकॉल करके लिखता है। इसके बाद लास्ट कंपोनेंट होता है, वो होता है रिकॉग्निशन। वो आइडेंटिफाई करता है फैमिलियर इन्फॉर्मेशन को। ठीक है। रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचानना एक तरीके से। तो मतलब एग्जांपल इसका ये हो जाएगा कि रिकॉग्नाइजिंग अ फ्रेंड्स वॉइस ऑन द फोन विदाउट सीइंग देम। किसी दोस्त का फ़ोन आया, उससे उसका नंबर सेव नहीं है या फिर बिना या नंबर याद नहीं है, आपने कॉल उठाया उसकी आवाज़ से पहचान लिया, तो वो रिकॉग्निशन में होता है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी पे। तो यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप की मेमोरी होती है। ठीक है। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है। तो सेंसरी मेमोरी जो होता है, मेमोरीज, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन बहुत आते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उसके बाद पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो मेमोरी होता है वो सेंसरी मेमोरी होता है। ठीक है। मतलब कि कोई एकदम तुरंत रिकॉल रिसेंट का मतलब हल्का सा रिटेन करना, और जैसे नहीं होता है कि हल्का फुल्का कोई चीज़ याद आ रहा है तो मोटा मोटा कोई बता दिया। ठीक है। उसको सेंसरी मेमोरी कहते हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं टेम्पोरली होल्ड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कुछ टाइम के लिए एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को होल्ड करना, जैसे कि याद करना, रिमेम्बरिंग फ़ोन नंबर जस्ट लॉन्ग एनफ टू डायल इट, तुरंत, ताकि उतने टाइम के लिए, ताकि डायल कर सके उतने टाइम के लिए याद करना। इसके बाद वर्किंग मेमोरी जो कि प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन फॉर टास्क, मतलब कि मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना। अब कोई मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो उसको फार्मूलाज याद होंगे, प्रोसेस याद होगा, स्टेप्स याद होगा। ठीक है। उसको वर्किंग मेमोरी कहते हैं, कोई अगर मैथ सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। इसके बाद जो फोर्थ होता है वो होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है। इसमें स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होता है बहुत एक अच्छे खासे पीरियड के लिए, अच्छे खासे टाइम के लिए। ये दो तरीके की होती है, एक्सप्लिसिट मेमोरी, तो डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, एंड इम्प्लिसिट मेमोरी जो कि नॉन डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। एक्सप्लिसिट मेमोरी है और इम्प्लिसिट मेमोरी, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। तो ये सब आप अच्छे से देख लीजिएगा। इस चैनल पे हम सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है। नहीं तो सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा है, तो पढ़ने को रहे तो पढ़ने को बैठे तो इंसान पढ़ता ही रह जाएगा। ठीक है। कभी सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाएगा, कर भी लेगा तो कोई बहुत फ़ायदेमंद वो नहीं रहेगा उसके लिए। ठीक है। बहरहाल, तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी। तो एक्सप्लिसिट मेमोरी को होता है जो कि कॉन्शियस रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड इवेंट्स, मतलब कॉन्शियसली रिकॉल करना किसी फैक्ट को और इवेंट को। ये दो तरीके का होता है, एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी मतलब कि इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। एपिसोडिक, ये एग्जांपल से समझे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। एपिसोडिक मेमोरी में रिकॉल करना किसी का बर्थडे पार्टी। ठीक है। सिमेंटिक मेमोरी में ये जानना कि कैपिटल ऑफ इंडिया है न्यू दिल्ली। दोनों ही है, लॉन्ग टर्म मेमोरी ही है। ठीक है। किसी की बर्थडे पार्टी को याद करना कब कब हुआ था। ठीक। लेकिन सिमेंटिक मेमोरी में ये होगा कि ये जानना कि इंडिया की कैपिटल जो है न्यू दिल्ली है, या फिर उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है। ठीक है। यानी फैक्ट्स को जानना इसको कहते हैं। अब जाहिर सी बात है ये चीज़ कहीं पढ़ी होगी या कहीं सुनी होगी, वो चीज़ जान रहा है। ठीक है। और एपिसोडिक मेमोरी में रिकॉल कर रहा है कि हाँ उसकी बर्थडे पार्टी इस डेट को थी। उसके बाद आता है इम्प्लिसिट मेमोरी जो कि नॉन डिक्लेरेटिव होता है। ठीक है। तो अनकॉन्शियस रिकॉल ऑफ स्किल्स एंड बिहेवियर्स। ठीक है। इसमें जिस उसमें एक्सप्लिसिट में कॉन्शियस रिकॉल करते हैं और इम्प्लिसिट में अनकॉन्शियस रिकॉल करते हैं। ठीक है। इम्प्लिसिट मेमोरी भी होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। इसमें प्रोसीजरल मेमोरी होता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा राइडिंग अ बाइसिकल विदाउट थिंकिंग अबाउट ईच एक्शन, मतलब कि बाइसिकल चला रहे हैं। प्रोसीजरल मतलब प्रोसीजर में एक प्रोसीजर का चले जा रहा है। ठीक है। मेमोरी में बना हुआ है कि एक प्रोसीजर है, जैसे बाइक साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल चला रहे हैं तो फिर
हैंडल पकड़े हुए हैं, पैडल चला रहे हैं, हम कुछ याद थोड़े कर रहे हैं, दिमाग में थोड़े चला कि हाँ पैडल हम चला रहे हैं, हैंडल मोड है, ये सब तो प्रोसीजरल मेमोरी में ये है कि प्रोसीजर के साथ हो जा रहा है अपने आप ही। इसके बाद इसका आ जाएगा एसोसिएटिव मेमोरी। क्या क्वेश्चन था क्लासिकल कंडीशनिंग को लेकर, एसोसिएटिव मेमोरी को ही कहते हैं, ठीक है। सेलिब्रेटिंग व्हेन स्मेलिंग योर फेवरेट फूड, ठीक। इसके बाद नॉन एसोसिएटिव मेमोरी जो है, इसमें इग्नोरिंग द साउंड ऑफ टिकलिंग टिकिंग क्लॉक ओवर टाइम। जैसे नॉन एसोसिएटिव मेमोरी एसोसिएटेड है नहीं, तो इग्नोर करना कि एक कुछ टाइम के लिए जैसे इसका एग्जांपल दे सकते हैं हम कि एक घड़ी है, उसमें जैसे 4 बज रहा है तो टन टन की आवाज़ आ रही है, लेकिन अब उसको इग्नोर कर रहा है इंसान, क्योंकि उसको पता है कि ये होने वाला है, कोई एसोसिएशन है नहीं, ये होगा ही, और उससे इरिटेट भी नहीं हो रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइमिंग, रिकॉग्नाइजिंग अ वर्ड फास्टर आफ्टर सीइंग अ रिलेटेड इमेज। प्राइमिंग एक तरीके से प्राइमर से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि होल्ड करके रखना है उस चीज़ से, जैसे प्राइमर से पेंट करते हैं हम लोग तो वो होल्ड करके रखते हैं, वैसे ही कोई इमेज हम देखते हैं वो वर्ड हमें तुरंत याद आता है, ठीक है। देन हम आते हैं मेटाकॉग्निशन पे। मेटाकॉग्निशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेटाकॉग्निशन से भी क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है कि अ, सोच के बाद जो मेटाकॉग्निशन मतलब थिंकिंग अबाउट द थिंकिंग, इसका सिंपल डेफिनेशन होता है कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ठीक है। ये हेल्प करता है लर्नर को इम्प्रूव करें अपनी अंडरस्टैंडिंग और परफॉर्मेंस को, कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, हम कैसे सोच रहे हैं और याद लर्न कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ठीक है। ये इसके बारे में अवेयरनेस होना। अब स्किल्स देखा जाए मेटाकॉग्निशन के बारे में, मेटाकॉग्निशन के 3 स्किल्स हैं। प्लानिंग मतलब सेटिंग गोल्स, गोल सेट करना, डिसाइड स्ट्रेटजी डिसाइड करना, ठीक है। और इसका एग्जांपल हो जाएगा कि एस्से लिखने से पहले स्टूडेंट प्लान कर लेता है अपने दिमाग में ही, थोड़ा सा टाइम एलोकेट कर लेता है कि रिसर्च और राइटिंग के बारे में, ठीक है, कि क्या लिखना है, कितना क्या लिखना है, किस बारे में, किस टॉपिक पे क्या लिखना है। उसके बाद मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग में असेसिंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग अ टास्क, while solving a puzzle, someone realizes a strategy isn't working and decided to try a new approach। हाँ, मॉनिटरिंग मतलब मॉनिटर करना, अपनी प्रोग्रेस को देखना, एक टास्क को परफॉर्म करते वक्त ये असेस करना, असेसमेंट करना है, जब परफॉर्म करा तभी, ठीक है। जैसे कोई सॉल्व कर रहा है पजल, तो उस समय उसके दिमाग में रियलाइज हुआ कि ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, ठीक है, तो कोई न्यू स्ट्रेटजी अपना लिया। उसके बाद इवेल्युएटिंग हो जाएगा। इवेल्युएट मतलब उसका निष्कर्ष निकालना, या फिर ये कहना कि कोई चीज़ कर देने के बाद चेक करना कि ये सही है या गलत है, ठीक है। आउटकम देखना और उसका इम्प्रूवमेंट करना। हाँ, इवेल्युएट करने का मतलब सिंपल, उसका आउटकम देखना कि क्या आउटकम आया और उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद एक स्टूडेंट आइडेंटिफाई करता है कि क्या ठीक से काम किया और किस चीज़ में इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद आते हैं टीचिंग टूल्स फॉर मेटाकॉग्निशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें KWL चार्ट्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। KWL चार्ट्स इंक्लूड्स कॉलम्स फॉर व्हाट आई नो, व्हाट आई वांट टू नो एंड व्हाट आई लर्न, ठीक है। एक चार्ट होता है KWL, K फॉर नो, W फॉर वांट एंड L फॉर लर्न, ठीक। व्हाट आई ऑलरेडी नो, व्हाट आई वांट टू लर्न, आई वांट टू नो एंड व्हाट आई लर्न, ठीक है। कोई एक टॉपिक हो गया, कोई एक टॉपिक पकड़ा, इसका KWL चार्ट बनाया। जैसे कोई टॉपिक पकड़ लिया साइंस का, कोई टॉपिक पकड़ लिया, कोई भी एक टॉपिक पकड़ लेते हैं, फिजिक्स का एक टॉपिक पकड़ लेते हैं मोशन, तो व्हाट आई ऑलरेडी नो अबाउट मोशन की में आ जाएगा। व्हाट आई वांट टू नो अबाउट मोशन, मतलब मोशन का फार्मूला जानना है, मोशन कैसे वर्क करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया जानना है, एंड व्हाट आई लर्न लास्ट, कि हमने इससे सीखा क्या, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है कॉन्सेप्ट और माइंड मैप्स। माइंड मैप्स और कॉन्सेप्ट मैप जो होता है वो सभी लोग बनाते रहते हैं, फिर चार्ट की पूरी ग्राफ बनाते रहता है, डिजिटल डायग्राम बनाते रहता है, ताकि आइडियाज़ को कनेक्ट कर सके, ठीक है। जैसे वो जनरली लोग स्टूडेंट्स करते हैं, जब बड़े बच्चे रहते हैं बच्चे, तो माइंड मैप्स बनाते रहते हैं ताकि चीज़ें याद कर सके, अच्छे से इजीली रिटेन कर सके। इसके बाद सेल्फ असेसमेंट रूब्रिक्स, ये क्राइटेरिया होता है स्टूडेंट्स के लिए टू इवेलुएट दियर वर्क, खुद का वर्क को इवेलुएट करने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, ये ख़त्म होता है ये लेक्चर यहाँ पे। आज हमने ये 3 टॉपिक्स खत्म कर दिए, टीचिंग मॉडल्स, मेमोरी एंड मेटाकॉग्निशन। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जनरली सिलेबस में ये दिखते नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे क्वेश्चन आता है और
आ रहे हैं, कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को एंड शेयर करिए। मैं यहाँ पे पूरा पेपर 1 पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, मैं क्विजेज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे पोस्ट के थ्रू, और टेलीग्राम चैनल पे भी। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और क्विजेज़ लगाते रहिए। क्वेश्चन आए हुए हैं पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको लगा रहा हूँ, लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।